हेलो बच्चों, वेलकम बैक। बेटा आज हम लोग डिस्कशन करेंगे पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। क्लियर? आप सभी ने देखा है कि पॉलिनेशन के बाद जो हमारा पॉलन ग्रेन है वो कहाँ आ चुका है? बेटा आ गया है वो स्टिग्मा के ऊपर। आप देखो यहाँ दिख रहा है। और फर्दर स्टिग्मा पर आने के बाद पिस्टिल इस पॉलन को रिकॉग्नाइज करता है कि ये उसके कंपैटिबल टाइप है या नहीं, इसके फर्दर जर्मिनेशन के लिए इसे अलाउ करने देना चाहिए या नहीं। क्लियर? तो उन सारी प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। बट इस इंटरेक्शन में बहुत सारी चेंजेस होती है। तो अब ध्यान रखना आप लोग कि क्या चेंजेस होती है। देखो यहाँ, ऑल द इवेंट फ्रॉम द pollen deposition on the stigma until the pollen tube enter the ovules are together referred as pollen pistil interaction. क्लियर? जो ये पॉलन लैंड किया स्टिग्मा के ऊपर और फिर जर्मिनेट कर कर आप देखो ये पॉलन ट्यूब बना रहा है, और ये पॉलन ट्यूब एंटर कर रहा है ओव्यूल्स के अंदर टू डिस्चार्ज द गैमेट। तो इस जर्मिनेशन से लेकर इस पॉलन ट्यूब की जर्मिनेशन, फिर पॉलन ट्यूब की एंट्री कैसे एंट्री करती है ओव्यूल के अंदर, एम्ब्रियो साइक के अंदर, इन सभी प्रोसेस में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। और उन सभी चेंजेस को एक साथ हम लोग बोलते हैं पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। क्लियर? बट अब ध्यान रखना, चेंजेस के कारण, प्रोग्रेसिव ग्रोथ के कारण इस पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन को हमने क्या कहा? डायनेमिक प्रोसेस कहा, इन्वॉल्विंग pollen recognition followed by promotion or inhibition of the pollen. क्लियर? तो पॉलन अगर स्टिग्मा पर आया तो किस तरह का पॉलन है उसको पिस्टिल रिकॉग्नाइज करेगा, देन फर्दर उसके ग्रोथ को आगे प्रमोट करेगा। तो आगे देखते हैं, देखो क्या करता है ये। फर्स्ट कंडीशन याद रखना है कि जितनी पॉलन, अब ध्यान दो, जितनी पॉलन इस स्टिग्मा पर लैंड किया, ये जरूरी नहीं है कि ये पॉलन फर्दर डेवलपमेंट के लिए प्रोसीड करे। देखो यहाँ, pollen does not guarantee the transfer of the right type of pollen। जब pollen आते हैं यहाँ तो ये जरूरी नहीं है कि इसके कंपैटिबल ही हो, रॉन्ग टाइप भी pollen आ सकते हैं। तो पिस्टिल इस रॉन्ग और राइट टाइप ऑफ pollen को रिकॉग्नाइज करता है और फिर फर्दर प्रोसेस के लिए आगे बढ़ता है। क्लियर? देखो यहाँ, ऑफन pollen of the wrong type either from the other species or from the same plant also land on the stigma, and the pistil has the ability to recognize the pollen whether it is of the right type or it is of wrong type। क्लियर? अगर राइट टाइप है तो उसको फर्दर डेवलपमेंट के लिए पिस्टिल आगे प्रोसीड करेगा, अदरवाइज रिजेक्ट कर देगा। क्लियर हुआ? तो अब देखते हैं हम लोग कि कंपैटिबल क्या है और रॉन्ग टाइप पॉलन क्या होते हैं। तो अब यहाँ ध्यान देना आप लोग, देखो यहाँ पर है रॉन्ग टाइप ऑफ पॉलन। ठीक है? तो रॉन्ग टाइप ऑफ पॉलन पिस्टिल के लिए क्या हो सकता है? या तो पॉलन बेटा अदर स्पेसीज का हो तो पिस्टिल इसको आगे जर्मिनेशन के लिए प्रोसीड नहीं करेगा, या पिस्टिल पॉलन सेम प्लांट का हो। आपको पता है कि अगर सेम प्लांट का है तो यहाँ इन ब्रीडिंग डिप्रेशन करेगा, और इन ब्रीडिंग डिप्रेशन प्लांट कभी नहीं चाहता कि उसके ऑफ स्प्रिंग में हो। क्लियर है? तो अब ये सारी प्रोसेस को रिकॉग्नाइज कैसे करता है? हमने पिछले डिस्कशन में भी किया है। ये रिकॉग्नाइज करता है बेटा सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी रूल के। और याद करो, हमने पढ़ा था, डिस्कस किया था कि जब पॉलन यहाँ लैंड करता है स्टिग्मा के ऊपर, तो बेटा इस पॉलन से बहुत सारे केमिकल रिलीज होते हैं, प्रोटीन रिलीज होते हैं, और इस स्टिग्मा के ऊपर बहुत सारे सेल्फ स्टेराइल जीन होता है जो इस केमिकल को रिकॉग्नाइज कर कर ये पता लगाता है कि ये पॉलन राइट टाइप है या नहीं। क्लियर? तो रॉन्ग टाइप आप ध्यान रखना कि या तो पॉलन अदर स्पेसीज का नहीं होना चाहिए, या सेम फ्लावर और सेम प्लांट का नहीं होना चाहिए। क्लियर? दैट इज वाई द पिस्टिल रिजेक्ट द रॉन्ग टाइप ऑफ पॉलन बाय प्रिवेंटिंग पॉलन जर्मिनेशन, या तो यहाँ पॉलन को जर्मिनेट नहीं करने देगा, या ध्यान रखना पॉलन ट्यूब ग्रोथ इन स्टाइल। कभी कभी क्या होता है कि इस स्टाइल के अंदर पॉलन ट्यूब की ये ग्रोथ हो गई है फर्स्ट इंटरेक्शन में,
पिस्टिल अगर हमारा फेल हो गया तो फर्दर अगर पॉलन ट्यूब ग्रोथ कर लेता है तो स्टाइल में भी जाकर, अगर ये रॉन्ग टाइप है तो स्टाइल में भी इस पॉलन ट्यूब की ग्रोथ को इनहिबिट कर देगा। तो दो कंडीशन है, या तो शुरू में ही जर्मिनेशन को रिजेक्ट कर देगा, और गलती से अगर पॉलन ट्यूब की जर्मिनेशन हो गई तो फर्दर उसके ग्रोथ को भी स्टाइल के अंदर रोक देगा। तो ये ध्यान रखना, दो लेवल पर इंटरेक्शन इनहिबिट होगा अगर रॉन्ग टाइप पॉलन है तो। अब ये सारी बातें अभी बताया मैंने, हमारी एनसीईआरटी क्या कहती है बाबू, ये सारी प्रोसेस कब होती है? ऑल दीज प्रोसेस occurs ड्यू टू कंटिन्यूअस केमिकल डायलॉग बिटवीन पॉलन एंड पिस्टिल। अभी बताया मैंने कि इस पॉलन में बहुत सारे केमिकल रिलीज करते हैं जिसको ये पिस्टिल हमारा रिकॉग्नाइज करता है, और फिर ये तय करता है कि ये रॉन्ग टाइप का पॉलन है या कंपैटिबल टाइप है। अब अगर ये प्रोसेस आगे हुआ तो अब कंडीशन आगे क्या होगा, हम सभी ने पढ़ा है, क्लियर, कि पॉलन ग्रेन जब स्टिग्मा पर लैंड करेगा तो बेटा दो स्टेज में लैंड करता है। लैंडिंग स्टेज क्या हो सकती है? दो स्टेज होती है। 60% एंजियोस्पर्म में आप देखो कितने सेल स्टेज में लैंड कर रहा है? टू सेल स्टेज में। जबकि 40% एंजियोस्पर्म में थ्री सेल में लैंड करता है, क्योंकि जनरेटिव सेल हमारा पहले ही डिवाइड कर कर दो मेल गैमीट बना लेता है। क्लियर है? ये तो पहले भी हमने डिस्कस किया है कि 60% एंजियोस्पर्म में टू सेल में लैंड करेगा और 40% में थ्री सेल में लैंड करेगा। बट लैंडिंग के बाद अब क्या होता है फर्दर डेवलपमेंट, अब आगे देखना आप लोग कि दो कंडीशन ध्यान रखना, ठीक है। एक कंडीशन तो ये है कि जब भी लैंड करेगा पॉलन तो ध्यान रखना वेजिटेटिव सेल की तरफ से लैंड करता है, चाहे वो थ्री सेल स्टेज हो या टू सेल स्टेज हो। जब यहाँ लैंड किया तो अगर ये पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन पॉजिटिव हुआ, ठीक है, और पॉलन टू सेल स्टेज में है, तो जैसे पॉलन ट्यूब की जर्मिनेशन शुरू हो जाती है, क्योंकि जैसे स्टिग्मा के ऊपर से ये एग्जाइन क्या करता है, कुछ मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है, डिसऑर्गेनाइज होता है और इसके जितने ये जर्म पोर हैं थोड़े से खुल जाते हैं। और जैसे जर्म पोर खुलेंगे, जो वेजिटेटिव सेल की न्यूक्लियस है इस इंटाइन को गाइड करता है टू कम्स आउट। अब इंटाइन ये ट्यूब के रूप में देखो बाहर निकल गया, और जैसे इंटाइन बाहर आया जनरेटिव सेल के सारे कंटेंट इस ट्यूब में एंटर कर जाते हैं। आप देखो फिर ये माइटोसिस को फॉलो करेगा और यहाँ दो स्पर्म बना लेता है। तो टू सेल स्टेज में अब आपको क्या ध्यान रखना है कि पॉलन की जर्मिनेशन जैसे हुई, पॉलन ट्यूब की जर्मिनेशन, तो जनरेटिव सेल के सारे कंटेंट पॉलन ट्यूब के अंदर आ गए और स्टिग्मा पर जर्मिनेशन के समय ही डिवाइड कर कर दो स्पर्म बना लिए। लेकिन अगर ये थ्री सेल स्टेज में, तो ध्यान दो दो स्पर्म पहले से ही ये बना हुआ है, ये दो स्पर्म है टू स्पर्म से, और जैसे जर्म पोर से पॉलन ट्यूब की जर्मिनेशन होती है दोनों स्पर्म उस ट्यूब के अंदर इंटर कर जाते हैं। क्लियर? तो थ्री सेल स्टेज में तो दो स्पर्म पहले से ही बना हुआ है, टू सेल स्टेज में दो स्पर्म की फॉर्मेशन पॉलन ट्यूब में होती है ऑन स्टिग्मा। क्लियर? अब पॉलन ट्यूब बेटा ग्रोथ करता है स्टाइल में। आप देखो ये पूरी स्टाइल है, ये वाली जो पोजीशन थी स्टिल की आप सभी को पता है ये स्टाइल है। तो आपको क्या लगता है कि स्टाइल या तो हॉलो ट्यूब हो सकता है या फिर सॉलिड मास वाले भी स्टाइल हो सकते हैं। तो अब ध्यान रखना आप लोग कि जितने भी मोनोकॉट हैं उनमें ज़्यादातर स्टाइल हॉलो टाइप है, और इस हॉलो स्टाइल में पॉलन ट्यूब ग्रो करते हुए इजीली ओफ्यूल तक एंटर कर जाता है। बट इस पॉलन ट्यूब की जो डायरेक्शन है ग्रोथ है उन सभी को गाइड करता है वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस। क्लियर? लेकिन डाइकोट के केस में हमारे कुछ स्टाइल सॉलिड होते हैं, ठीक है। तो इस सॉलिड स्टाइल में भी बेटा बीच में पॉलन ट्यूब को पास कराने के लिए कुछ ट्रांसमिशन टिश्यूज होते हैं, और उस ट्रांसमिशन टिश्यू से आप देखो ये पॉलन ट्यूब एंटर करते हुए अंदर चला जाता है। ये आपके नीट का क्वेश्चन भी है कि स्टाइल में ट्रांसमिशन टिश्यू का क्या रोल है। तो आप ध्यान रखना ट्रांसमिशन टिश्यू पॉलन ट्यूब के ग्रोथ को स्टाइल के अंदर प्रमोट करते हैं, और बाकी के सॉलिड मास इस टिश्यूज के साइड में प्रेजेंट होते हैं। तो एक तरह से ट्रांसमिशन टिश्यूज पॉलन ट्यूब के लिए कैनाल का काम करते हैं। क्लियर? इस नॉर्मली डाइकॉट की कैरेक्टर है ट्रांसमिशन टिश्यूज, जबकि मोनोकॉट में हॉलो टाइप के होते हैं। अब जैसे ही ये पॉलन स्टाइल के अंदर मूव कर कर आगे बढ़ा,
तो अब देखो यहाँ कंडीशन, हमारी एनसीईआरटी क्या कहती है बेटा, आप देखो यहाँ एनसीईआरटी क्या कहती है, देखो यहाँ, ठीक है, ठीक है यहाँ, अब देखो यहाँ, pollen tube grow through the tissue of the stigma and style and reaches the ovary, ठीक है, ओवरी तक पहुंचा। नेक्स्ट यू वुड रिकॉल दैट, पहले भी पढ़ा हमने, सम ऑफ प्लांट pollen grains are shed at 2 cell stage, अभी देखा हमने, and in such plant the generative cell divide to form two male gamete during the growth of the pollen tube in the stigma, अभी हमने पढ़ लिया कि जैसे pollen tube की जर्मिनेशन होगी, जनरेटिव सेल के सारे कंटेंट उसके अंदर एंटर कर जाते हैं और स्टिग्मा में ही डिवाइड कर कर दो स्पर्म बना लेते हैं, ठीक है। बट अब सेकेंड कंडीशन क्या है कि कुछ एनजीओ स्पर्म में पोलन ग्रेन कितने सेल स्टेज में बाहर आ रहे हैं, 3 सेल स्टेज में, और इस कंडीशन में पोलन ट्यूब कैरी द मेल गैमीट फ्रॉम द बिगनिंग, शुरू से ही प्रेजेंट है, क्लियर है। पोलन ट्यूब आफ्टर रीचिंग द ओवरी इंटर द ओव्यूल थ्रू माइक्रोपाइल एंड इंटर द सिनर्जीज थ्रू द फिलीफॉर्म apparatus, अभी देखा ऐसे एंटर करता है। तो आप देखो ओफ्यूल के अंदर किस तरह एंट्री होगी, एम्ब्रियो सैक की तरह में किस तरह एंट्री होगी। तो इमेजिन करो ये हमारी एंट्री है एनसीईआरटी में, क्लियर है, ये फिगर देखो, ठीक है। अब बेटा देखो पोलन ट्यूब, यहाँ से ये पोलन ट्यूब एंटर कर रहा है, बट इमेजिन करना, 2-3 फैक्ट यहाँ इमेजिन करना कि जब पोलन ट्यूब ओफ्यूल के माइक्रोपाइल तक आता है, तो वहां तक आप ध्यान देना, जब ग्रोथ होती है पोलन ट्यूब की, तो इसकी गाइडलाइन करता है वेजिटेटिव सेल्स का न्यूक्लियस, वेजिटेटिव न्यूक्लियस, और स्पर्म इसके जस्ट पीछे होते हैं, ये स्पर्म होते हैं, क्लियर। लेकिन जैसे ये ओव्यूल के अंदर एंटर करता है, तो ये वेजिटेटिव सेल बैक हो जाता है और दोनों स्पर्म को आगे प्रमोट कर देता है। तो आप देखो जैसे ये ओव्यूल के अंदर माइक्रोपाइल के द्वारा एंटर कर रहा है और फिर सिनर्जिड्स के द्वारा, सिनर्जिड्स के अंदर एंटर कर रहा है किसके द्वारा, फिलीफॉर्म apparatus, और आप सभी को पता है फिलीफॉर्म apparatus क्या करता है, गाइड द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब, क्लियर है। तो ये गाइड किया। तो अब ध्यान देना, दोनों स्पर्म देखो आगे है और वेजिटेटिव सेल की न्यूक्लियस पीछे है। ये भी लेवलिंग पूछा गया है आपसे, तो बच्चे गलत कर देते हैं, वो समझते हैं कि वेजिटेटिव सेल आगे ग्रो करता है, स्पर्म दोनों पीछे, तो ध्यान रखना। अब जैसे सिनर्जिड्स के अंदर एंटर किया, क्लियर, तो अब इमेजिन करना सिनर्जिड्स में जाने के बाद हमारा जो पोलन ट्यूब है इस गैमीट को बेटा डिस्चार्ज करता है। अब डिस्चार्ज कैसे करेगा, देखो ये कंडीशन है हमारी एनसीईआरटी की, अब ध्यान देना, डिस्चार्ज ऑफ गैमीट, देखो यहाँ, अब ये पोलन ट्यूब यहाँ एंटर कर रहा है, इमेजिन करो, और ये जाकर गैमीट को बेटा सिनर्जिड सेल के साइटोप्लाज्म में डिस्चार्ज करता है, ये ध्यान रखना, डिस्चार्ज इनटू साइटोप्लाज्म ऑफ सिनर्जिड्स, ये ध्यान रखना है आपको, क्लियर। अब यहाँ से वन मेल गैमेट, यहाँ देखो ये एक मेल गैमेट एक सेल की तरफ जाता है, और इमेजिन करो कि जो ये सिनर्जिड्स था बेटा, ये सिनर्जिड्स था माइक्रोपाइल एंड पर, ये माइक्रोपाइल था और यहाँ एक था। तो पहले भी हमने डिस्कस किया कि सिनर्जिड्स और एग के बीच में बेटा कौन सी कनेक्शन है, प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन। तो इस प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन के द्वारा ये मेल गैमेट इधर चला जाता है, और दूसरी प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन के द्वारा वन मेल गैमेट देखो चला गया सेंट्रल सेल में। अब सेंट्रल सेल में जाने के बाद ये स्पर्म किससे फ्यूज कर जाएगा, पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज कर जाएगा। तो पोलर न्यूक्लियाई में कितने न्यूक्लियस हो गए, अब देखो दो पोलर न्यूक्लियाई का, एक स्पर्म का। अब जैसे ये फ्यूज करेंगे, इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन, और ये बना लेता है क्या, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। बट जो हमारा सेंट्रल सेल है ये तो न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस सेल के अंदर होता है, तो जो सेंट्रल सेल है वो बेटा किस में चेंज हो जाएगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में। जबकि दूसरी मेल गैमेट आप देखो ये एक से जाकर फ्यूज करेगा और यहाँ क्या बना लेगा, जाइगोट, और जाइगोट फिर बाद में एम्ब्रियो में चेंज हो जाता है, क्लियर हुआ। तो फ्यूजन यहाँ 2 बार हो रहा है, इसीलिए हम इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। यहाँ तक क्लियर हुआ आप लोगों को। अब देखो बेटा इसी से रिलेटेड टॉपिक है हमारा आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। तो नाम से ही पता है क्या बनाएंगे हम बेटा, हाइब्रिड वैरायटी बनाएंगे थ्रू आर्टिफिशियल मेथड, क्लियर। तो आर्टिफिशियल मेथड ऑफ क्रॉसिंग
different species or genera to combine their character to produce superior varieties. तो हैबिट में यही होता है, या तो दो स्पेसीज के बीच में हम क्रॉस करा देते हैं या दो जेनेरा के बीच में हम क्रॉस करा देते हैं। क्लियर है? तो अब देखो होता क्या है, ये क्यों होता है, प्लांट ब्रीडर्स या ब्रीडिंग करने वाले साइंटिस्ट कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं। अब देखो पहले भी हमने डिस्कस किया कि जब पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन होता है तो उस स्टिग्मा पर ये जो पॉलन लैंड करता है बेटा, इससे बहुत सारे केमिकल रिलीज होते हैं, पता है आपको, केमिकल प्रोटीन होता है। यहाँ सेल्फ स्टेराइल जीन है पिस्टिल के पास, और यही सेल्फ स्टेराइल जीन इस केमिकल को रिकॉग्नाइज कर पता लगाता है कि ये पॉलन कंपैटिबल टाइप है या नहीं। तो अब प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक में साइंटिस्टों ने क्या किया कि इस केमिकल के नेचर को ही चेंज कर दिया, जिसे हमारा पिस्टिल रिकॉग्नाइज ही न कर पाए और अपने इच्छा के अनुसार हम पॉलन को इस पिस्टिल के ऊपर जर्मिनेट करा सके और हाइब्रिड वैरायटी बना सके। इसी प्रोसेस को हमने क्या कहा, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। तो अब यहाँ देखो इसके दो कंडीशन हो सकते हैं। अगर मान लो यहाँ कोई प्लांट है, देखो यहाँ, तो प्लांट में या तो बाइसेक्सुअल फ्लावर हो सकता है या यूनिसेक्सुअल फ्लावर हो सकता है। ठीक है, जैसे प्लांट है तो प्लांट बियर्स या तो बाइसेक्सुअल फ्लावर है या यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तो हमने क्या करना, अपने इच्छा के अनुसार बेटा पॉलन जर्मिनेट करानी है। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर में हम क्या करते हैं कि इमेजिन करो कि यहाँ से हमने क्या किया कि जो बाइसेक्सुअल फ्लावर है इससे इस स्टामेन को ही देखो काट कर हटा देते हैं। अब देखो ये काट कर हटा दिया हमने, क्लियर है। और ताकि ये स्टामेन के जो पॉलन है इस स्टिग्मा पर जर्मिनेट न करे, और दूसरे अनवांटेड पॉलन से इस पिस्टिल को बचाने के लिए हम इसे बटर पेपर से कवर कर देते हैं। ठीक है, कवर्ड विथ बटर पेपर। तो इसी प्रोसेस को हमने यहां पर कहा बैगिंग मेथड, बैगिंग मेथड। और रिमूवल ऑफ स्टामेन को हमने क्या कहा, इमैस्कुलेशन। रिमूवल ऑफ एंथर कह सकते हो, को हमने कहा इमैस्कुलेशन। तो ये दो टर्म याद रखना। अब जैसे पिस्टिल मैच्योर होगा ये, तो हम क्या करेंगे कि जो हमारा ये डिजायर्ड कलेक्टेड पॉलन है, अब यहाँ से क्या करेंगे, पॉलन से जितने इस बटर पेपर को हटाएंगे और इस पॉलेंस को इसके ऊपर डस्ट कर दोबारा से इसे रीबैट कर देंगे, दोबारा से इसको कवर कर देंगे और फिर छोड़ देंगे इसको फर्टिलाइजेशन और अदर प्रोसेस डेवलपमेंटल के लिए। बाद में जो ये ब्रिड्स बनेगा उसे चेक कर लेंगे और देखेंगे कि वो कंबाइंड डिजायरेबल कैरेक्टर इसके अंदर आया है या नहीं है। आया है तो आगे प्रमोट करेंगे, अदरवाइज फिर ट्राई करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर प्लांट यूनिसेक्सुअल फ्लावर बियर किया है तो अब देखो इसको क्या करना है, यहाँ इमैस्कुलेशन तो करना नहीं है, हम क्या करेंगे कि दूसरे अनवांटेड पॉलन से इसको बचाने के लिए बटर पेपर से हम कवर कर देंगे। इसको भी क्या कहेंगे, बैगिंग प्रोसेस। तो यूनिसेक्सुअल में तो सिर्फ बैगिंग होगा, जबकि बाइसेक्सुअल में बैगिंग और इमैस्कुलेशन दोनों होगा। अब जैसे ये पिस्टिल भी मैच्योर हो गया तो अपने कलेक्टेड पॉलन को, जैसे हमने ये पॉलन यहाँ कलेक्ट करके रखा हुआ है अपनी इच्छा के अनुसार, अब इस पॉलन को दोबारा इस स्टिग्मा पर डस्ट करेंगे और अगेन इसे रीबैट कर देंगे टू फॉलो द फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट। क्लियर हुआ यहाँ? तो अब ध्यान रखना, बाइसेक्सुअल में इमैस्कुलेशन बैगिंग दोनों, और यूनिसेक्सुअल में हम लोग सिर्फ बैगिंग प्रोसेस करते हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग देख लेते हैं कि हमारी एनसीईआरटी क्या कहती है। आप देखो ये आपका एनसीईआरटी है। ठीक है, तो आप ध्यान से देखो यहाँ एनसीईआरटी को, देखो बेटा, ए ब्रीडर्स is interested in crossing different species and often different genera to combine their character to produce superior variety। और इसी प्रोसेस को हमने क्या कहा, हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस। ठीक है, दूसरी, इन सच क्रॉसिंग एक्सपेरिमेंट इट्स इंपॉर्टेंट टू मेक श्योर दैट ओनली द डिजायर्ड पॉलन ग्रेन्स आर यूज फॉर पॉलिनेशन। जो हमने सेलेक्ट किया है वही पॉलन जर्मिनेट होना चाहिए, and the stigma is protected from the contaminated unwanted pollen। ठीक है, अब ये दोनों प्रोसेस हम कैसे अचीव कर सकते हैं, दो टेक्निक है, इमैस्कुलेशन, बैगिंग। ठीक है, तो अब फर्स्ट कंडीशन याद रखा हमारी एनसीईआरटी में कि इफ द फीमेल पेरेंट बियर बाइसेक्सुअल फ्लावर, द रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम द फ्लावर ड्यूरिंग बर्ड कंडीशन इज इमैस्कुलेशन।
क्योंकि बडिंग स्टेज में ही हमें हटा देना, मैच्योरिटी का इंतजार नहीं करना है। क्लियर? एंड सेकेंड, द इमेस्कुलेटेड फ्लावर हैव टू बी कवर्ड विद द bag of suitable size, generally made up of the butter paper, to prevent contamination of its stigma with unwanted pollen, and that technique is called bagging. Clear? जैसे ही स्टिग्मा मैच्योर हुआ, when the stigma become receptive, mature pollen grains are collected from the anther of the male parent, are dusted on the stigma, and flowers are rebagged for the development. क्लियर हुआ? और यहाँ पर कंडीशन आप देखो, दूसरी कंडीशन कि अगर सिर्फ फीमेल पेरेंट प्रोड्यूस करता है सिर्फ फीमेल फ्लावर, यूनिसेक्सुअल फ्लावर, तो देयर इज नो नीड ऑफ इमेस्कुलेशन। अभी डिस्कस किया, क्या करेंगे हम, फीमेल फ्लावर को बस बैक्ट कर देंगे ताकि अनवांटेड पॉलन से बचे, और जैसे ही स्टिग्मा मैच्योर होगा हम डिजायर्ड क्वालिटी ऑफ पॉलन को उसके ऊपर डस्ट करेंगे और दोबारा से रीबैक कर देंगे टू फॉलो फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट। क्लियर हुआ बच्चों? तो आज की डिस्कशन यहीं तक, अगले डिस्कशन में फिर मिलेंगे। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।